देखिए बच्चों, हम लोग एटम डिस्कस कर रहे थे। एटम के लिए गार्डिंग हमने कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, है ना। हमने जे जे थॉमसन थ्योरी पढ़ी थी, रदरफोर्ड मॉडल, और इसके अलावा नील्स बोर मॉडल, है ना। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। देखिए, न्यूक्लियस क्या है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग? किसी भी एटम का सारा मास और उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से हिस्से में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं it is the central part of an atom. It is an central part of an atom, ठीक है, which contains which contains the total mass, the total mass and the total charge of an atom. ठीक है, और इसमें जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। इट इज पॉजिटिवली चार्ज। इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब कोई एलिमेंट जो होता है उसको लिखेंगे कैसे हम? तो उससे पहले कुछ और टर्म समझ लेते हैं, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती है ना। तो हम कह सकते हैं जनरली न्यूक्लियस इज composed of proton and neutron, ठीक है। किसी न्यूक्लियस के अंदर जनरली क्या क्या होता है भाई? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब यहां से इसको हम सिंबॉलिकली लिखते हैं। सिंबॉलिकली ये कोई एलिमेंट है एक्स, और इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे जेड और यहाँ पर ए। तो यहाँ पे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? एलिमेंट। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका एटॉमिक नंबर। और ए क्या है? एटॉमिक मास। तो देखने में यह आता है कि जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यही बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन उसके पास से गया है। अगर हम यहां से नंबर ऑफ या एटॉमिक मास लिखते हैं, तो एटॉमिक मास क्या होता है भाई? दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का टोटल एटॉमिक मास, या इसको मास नंबर भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं।
अच्छा, अब मैं कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये बताओ, अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कम और नेगेटिव होगा तो ज्यादा। एक एग्जांपल देता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहला है Na पॉजिटिव, दूसरा है Li2 पॉजिटिव, तीसरा है Cl नेगेटिव। इन तीनों में निकाल, रिकॉर्डिंग लेते हैं। कार्बन 60 40, इनके पता है ना एलिमेंट्स नंबर वगैरह। सोडियम का क्या होता है? सोडियम को लिखते हैं 11Na23 और इस पर पॉजिटिव चार्ज। पहले देखेंगे प्रोटॉन्स कितने हुए, 11, और न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन्स के लिए ना, इसको माइनस कर दीजिए, 23 माइनस 11 दैट इज 12। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स कितने? 10। ठीक है, दूसरा बताइए, लिथियम 2 पॉजिटिव, प्रोटॉन 3, ठीक है, कितने न्यूट्रॉन? इसका 3Li6 होता है, Li7 होता है। चलो ये 6 वाला है ना, न्यूट्रॉन 3 हो जाएंगे 1, ठीक है। क्लोरीन को लिख लेना, 17Cl35। प्रोटॉन 17 आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन 18 है ना। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे भी सबका। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसके टाइप्स देखो निकले, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर। सबसे पहले आएगा, इसमें हम बात करेंगे आइसोबारिक या आइसोटॉप्स। बताइए बच्चों, आइसोटॉप्स कौन से होते हैं? तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियाई ऑफ सेम एलिमेंट्स, nuclei of same elements having same atomic number, but different mass number। जैसे कि हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। क्या क्या नाम है बच्चों इनके? ये है प्रोटियम,
इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम, या इसको प्रोटॉन कहते हैं, इसको न्यूट्रॉन और इसको ट्राइटॉन। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे एक होता है 2He3, 2He4, है ना। इसके अलावा 6C12, 6C14, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। जब ऐसे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उसका मास निकालने के लिए उसकी अबेंडेंस देखते हैं, कितना परसेंटेज में कौन सा पाया। ठीक है। दूसरा आता है आइसोबार्स। ये कौन से होते हैं? न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, nuclei of different elements having same atomic number, but different atomic, same atomic mass, same atomic mass but different atomic number। तो क्योंकि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसलिए इनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन इनके जो मास होते हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा 6C14 और एक मैंने लिखा 7N14, है ना। तो यहां से ये बन जाएंगे दोनों। इसके अलावा देख सकते हैं 1H3 एंड 2He3। ठीक है। इसके अलावा एक होते हैं आइसोटोन्स। ये कौन से होते हैं भाई? हाँ। सो न्यूक्लियाई whose atomic whose number of neutrons are same। एग्जाम्पल दीजिए इसका। देखो, जैसे हम ले सकते हैं 1H3 हो गया एक, तो इसमें दो न्यूट्रॉन है ना। एक आप ले सकते हो 2He4, इसमें भी दो न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो मतलब इनको माइनस करके देखना है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं उससे पता चलता है। ठीक है। और कौन सा हो सकता है? 3Li6, है ना। और क्या हो सकता है? 3Li7 और बेरिलियम, है ना। 4Be, बी होता है सर ना, बी होता है। ठीक है, 4Be8। इसमें भी चार हो जाएंगे, इसमें भी चार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये कहलाते हैं भाई आइसोटोन्स। चलिए नोट कर लीजिए।
ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, वो भी लिख लीजिएगा ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसमें लिखना ना एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए देखिए, इसके बाद बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस, देखो, देखा ही गया है एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली the volume of a nucleus, the volume of a nucleus is directly proportional to its atomic mass। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, राइट। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब आप देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, जब प्रोपोर्शनैलिटी में जाएगा तो कांस्टेंट ही बनेगा। तो हम कह सकते हैं आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू ए, या आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं आर इक्वल्स आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहाँ पे आर नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर कहते हैं, और ये न्यूक्लियर साइज के रेंज का है, न्यूक्लियर साइज। ये जो 10 की पावर -15 मीटर है, इसको क्या बोलते हैं भाई, फर्मी, या तो फर्मी कहते हैं या तो फेम्टोमीटर। तो हमारे सामने फॉर्मूला बना आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। जब कभी आपको दो न्यूक्लियाई को कंपेयर करना होगा तो उनको हम ऐसे ही रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ जाए फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 64 एंड 125। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास R1/R2 क्या लिखेंगे, A1/A2 की पावर 1/3, क्योंकि R0 तो घट ही जाएगा दोनों। तो A1 कितना हुआ, 64/125 की पावर 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4/5 की पावर 3 की पावर 1/3, कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली R1/R2 की वैल्यू अपने पास आ जाती है 4/5। तो रेशियो इज 4:5। फर्मी के बाद फेम्टोमीटर।
Done? देखिए इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियॉन। देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर combinedly known as न्यूक्लियॉन्स, है ना? अगर हम कहें एक न्यूक्लियॉन मतलब उसका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ठीक है? तो मैं आपसे कहूं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनके कुछ मासेस हैं, ठीक है? जैसे इसका मास होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, और इसका मास 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। लेकिन ये मासेस ना डिफर करते हैं आगे जाके, डेसिमल के बाद और डिजिट्स अगर लेते हैं तो ये वैल्यूज डिफरेंट हो। तो अब इनका अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियॉन का मास क्या होगा, एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन, एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, से दिस इज एम, एमपी प्लस एमएन डिवाइडेड बाय 2, वो भी लगभग कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अच्छा, इसके अलावा यहां से हम निकालेंगे इसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियॉन थे, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, इसको अगर मैं मास के साथ देखूं, क्योंकि मास भी तो यही होता है, तो देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे, लेट एम बी द एवरेज मास ऑफ अ न्यूक्लियन। अब एक न्यूक्लियन का जो एवरेज मास है उसको हमने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये होते हैं कैपिटल ए। तो इन न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू एम टाइम्स ए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कम इन प्लीज, मास अपॉन वॉल्यूम। मास हुआ एम ए और वॉल्यूम हुआ 4/3 पाई क्यू। 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ma अपॉन 4 पाई आर क्यूब। देखो आर की वैल्यू कितने लिखी थी हमने, आर होता था आर नॉट ए की पावर 1/3। अब आर क्यूब करेंगे तो कितना है, आर नॉट क्यूब इंटू ए, ये कर लिया। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बना 3m अपॉन 4 पाई आर नॉट का क्यूब। क्या इसके अंदर ए आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, हाँ ये वैल्यू कांस्टेंट है। सो रो इज कांस्टेंट, ठीक है। अब आपके पास मास है ना, मास ऑफ न्यूक्लियॉन वो है 1.67 10 की पावर माइनस 27 केजी। आपके पास आर नॉट है 1.2 10 की पावर माइनस 15 मीटर। अब आप यहां से रो निकाल सकते हैं, तो रो की जो वैल्यू आएगी वो लगभग 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसमें 10 की पावर 17। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है ना। इसका मतलब न्यूक्लियस एकमात्र ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कोई पार्टिकल है जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हो, 10 की पावर 17, बहुत बड़ा अमाउंट है। सो डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज कांस्टेंट।
चलिए अच्छा। हो गया। अच्छा, इनके मासेस ना जनरली तो हम केजी में नहीं लेते, बल्कि इसको किस में मापते हैं? एएमयू में, है ना, या यूनिफाइड मास। तो इनकी वैल्यूज में लिखते हैं। तो प्रोटॉन का जो मास है वो होता है भाई 1.00865 U, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008, बल्कि न्यूट्रॉन का हाँ है 1.007276, और न्यूट्रॉन का 1.00865 U। देखो किसका मास ज्यादा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन थोड़ा सा हेवी होता है प्रोटॉन। भाई ये बात तो आपको पूरी याद रखनी चाहिए, ठीक है, सारे डिग्रीज याद रखनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, देखिए मास डिफेक्ट क्या होता है? मेरे पास ये कोई एलिमेंट है ZXT, ठीक है। सो इन अ न्यूक्लियस, in a nucleus, the total mass, the total mass of its constituents is greater than that of the nucleus itself. That of the nucleus itself. देखो ये ऐसी बात है कि आप इमेजिन करो हमारे पास एक थैली है और जिसमें कुछ सामान है, ठीक है। वो सामान है 5 केजी। आप अगर थैली के साथ उसका वजन करते हैं वो 5 केजी आता है, ठीक है।
अब आपने क्या किया, उस सामान को बाहर निकाला और उसको दोबारा से नापा सामान को, वो आता है इस बार 5.01 केजी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसका मास एक्चुअल मास से ज्यादा, इसी मास का डिफरेंस कहलाता है मास डिफरेंस। सो द डिफरेंस ऑफ दिस मास, the difference of this mass is called mass defect। मास डिफेक्ट। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मास निकालना है, फिर जो न्यूक्लियस है उसका मास निकालना है, फिर दोनों को माइनस करना है, जो आंसर आएगा माइनस करके वही मास डिफेक्ट है। तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम बराबर, तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं भाई, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं जेड, तो जेड टाइम्स ऑफ प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे जेड क्या है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ए माइनस जेड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, एमएन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और कैपिटल एमएन क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। अब यहां से मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने लिखा 1H3, ठीक है, मुझे इसका मास डिफेक्ट निकाला, तो इसमें Z कितना है 1, A कितना है 3, तो इसके प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन इसके पास 3 है, तो डेल्टा एम के लिए क्या लिखेंगे, 1 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 माइनस 1 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस, अब मास ऑफ न्यूक्लियस, इसका जो मास हमें दिया रहेगा, सपोज मास दिया हुआ है 1H3 इज इक्वल टू 3.0000, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे इसका मास 1H3, तो इसके जो मासेस हैं, प्रोटॉन का मास कितना लिखा था हमने 1.007776 प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 8665, ठीक है, माइनस 3.00000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1.007276 प्लस 1.025330 माइनस 3.00000, इनको प्लस कर लेते हैं, 6 7 3 10, 3 3 6, 5 7 12, 2 1 3 0 2, ये 2 आएगा सब, माइनस 3.00000, देखिए कितना बच रहा है भाई, 0.032606। तो ये जो आंसर आया है ये एएमयू में आया है, ये है आपका मास डिफेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए।
डन। देखो अब ये तो हुआ मास डिफेक्ट है ना, यही वो मास डिफेक्ट है जो किसी केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो अब बात करेंगे हम लोग मास एनर्जी इक्विवेलेंस। देखिए मास एनर्जी इक्विवेलेंस ये कहता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन mass and energy are interconvertible। इसका मतलब ये है कि मास एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी मास में, और इसको लिखते ऐसे हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि 1 ग्राम से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम मास। तो डेल्टा एम कितना हुआ अपने पास 1 ग्राम, या तो 1 × 10⁻³ kg। डेल्टा ई अपने पास था डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो 10⁻³ इंटू सी स्क्वायर, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻XVI, 9 × 10⁻13 जूल। तो आपने देखा ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 9 × 10⁻13 जूल। अच्छा अगर हम एक एएमयू मास देखें उसकी कितनी एनर्जी आएगी। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास। ठीक है, अभी हमने कहा कि जो एक एएमयू है वो लगभग 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो यहां से जो वैल्यू आएगी 1.67 10⁻⁻27 इंटू सी स्क्वायर, ये कितना आएगा भाई 9 × 10⁻16, ये जूल आ गए। सो 1.67 इंटू 9 × 10⁻⁻11 जूल डेल्टा एम। ठीक है, अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो क्या होगा। सो 1.67 इंटू 9 × 10⁻⁻11 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये सब सॉल्व करने के बाद आता है लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक एएमयू एनर्जी से जो मास से जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है भाई। अगर डेल्टा एन 1 AMU था तो उसकी जो एनर्जी आई है वो आई है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज कॉल्ड, या तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह दीजिए या तो मिलियन इलेक्ट्रॉन, और 1 मिलियन जो होता है वो 10⁻6 होता है इलेक्ट्रॉन। चलिए
तो यहाँ से एक नोट लिख सकते हैं हम लोग, फॉर अ गिवन मास डिफेक्ट, for a given mass defect of delta m AMU, the energy liberated is given by delta E equals delta n का वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 931 MeV, यानी जो भी आपका डेल्टा एम आएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई करना। देखिए एग्जाम, एक इक्वेशन है 20 कैल्शियम 40 इज इक्वल टू 20 कैल्शियम 39 प्लस 0 n, और इसमें दिया है मास ऑफ 20 कैल्शियम 40, इट इज गिवन एज 39.962589 AMU, mass of 20 Ca39 38.970691 AMU, और मास ऑफ 0n1 1.008665 AMU। आपको निकालना है हमें एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफरेंस। तो क्या करेंगे इसमें आप, जो आपका प्रोडक्ट आया है उसका मास निकाल लेंगे टोटल, और इसमें जो इनिशियल था उसका मास माइनस कर देंगे, फिर जो भी आएगा उसको 9 से 31 से मल्टीप्लाई। चलिए जल्दी से कीजिए। हाँ, कुछ रेट टाइम आना चाहिए। और 0.016767
और जो एनर्जी आ रही है 15.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। चलिए इसके बाद आगे सुनते हैं। बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द nucleons of a nucleus and put them at rest at infinity is called बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, ये आएगी ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी बीई, इसको हम ईबी भी कहते हैं। तो ये होगा ईबी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वही जो हमने पहले किया था। डेल्टा एम निकाला फिर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक और टर्म होता है बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम ईबीएन कहते हैं। ये होगा ईबी अपॉन ए, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जो आई थी उसको आपने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, और ये आपको बताएगा क्या। सो दिस रिलेशन gives us an idea that that a nuclei will be stable or not। देखो अगर ईवीएन की वैल्यू ज्यादा हुई तो मतलब क्या होगा, ज्यादा स्टेबल है ना। तो हम कह सकते हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ईवीएन, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ईवीएन, greater is the stability of the nucleus। अच्छा जी, अब ये एक ग्राफ है जिसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ठीक है, वो ग्राफ कुछ अप्रोक्सीमेटली इस तरह का है, मैं अप्रोक्सीमेशन बना रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये आयरन होता है Fe, यहाँ पे लास्ट में होता है यूरेनियम, उसके बाद हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इस तरह से। ये ग्राफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो इसमें इससे देख के पता लगेगा कि कौन सा एटम कितना स्टेबल है, जिसके लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर ना Fe सबसे ज्यादा स्टेबल, इसकी एनर्जी लगभग 8.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। ठीक है, एग्जैक्टली तो बुक में लिखी हुई है, आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो ऊपर है, इनको कहते हैं सब्सिडरी मैक्सिमम, सब्सिडरी मैक्सिमम। और ये जो नीचे वाले पॉइंट है दीज आर सब्सिडरी मिनिमम, और ये जो है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी के बारे में या कर्व के बारे में बातें हैं कि इसका जो कर्व है वो लगभग फ्लैट होता है कहाँ पे, एफई के बाद से, एफई से थोड़ा सा पहले और फिर एंड में, लगभग 30 से स्टार्ट करते हैं अगर इसको, तो ये आगे जाकर के क्या हो जाता है, फ्लैट लगभग। इससे पहले इसमें कुछ उछाल देखने को मिलते हैं, कहीं पर ये मैक्सिमम होता है, कुछ पॉइंट्स पर ये मिनिमम होता है। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की कुछ खासियतें हैं, इसको डिटेल में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको बस सिर्फ आपको लर्न करना है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा उसका पीडीएफ, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसके बाद बात करते हैं भी न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस, देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस इस तरह से होती हैं कि जब एक न्यूक्लियस के ऊपर किसी एलिमेंट्री पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी जाती है, तो उस न्यूक्लियस के साथ क्या होता है ना, या फिर एक न्यूक्लियस है फिर दूसरा न्यूक्लियस है, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। वहां पे रिएक्शंस में प्रोडक्ट बनते हैं और कुछ एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब। यहाँ पे क्या होगा, दो तरह की रिएक्शन होती है, एक होती है न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन, इसमें कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन लाइट न्यूक्लियाई और लाइट न्यूक्लियस is bombarded by some elementary particle, elementary particle like neutron, ठीक है, and it splits, it splits into two lighter, बल्कि यहाँ पे मुझे हैवी लिखना चाहिए, लाइटर बाद में, हैवी न्यूक्लियस, लाइटर न्यूक्लियर। ठीक है, जब कोई हैवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है किसी एलिमेंट्री पार्टिकल से जैसे न्यूट्रॉन से, तो वो टूट जाता है
दो लाइटर न्यूक्लियाई में। सो phenomenon this phenomenon is called nuclear fission. Nuclear fission, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 क्या बनेगा भाई इससे 92 यू 236 बनेगा पहले तो। उसके बाद ये बेरियम और क्रिप्टॉन में चेंज हो जाता है ना, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, लगभग 3 निकलते हैं प्लस सम एनर्जी, ठीक है। तो आप देखेंगे एक न्यूट्रॉन ने कितने न्यूट्रॉन पैदा कर दिए, 3। अब ये 3 न्यूट्रॉन जो होंगे वो आगे जाएंगे और अगली रिएक्शन में जाके इसको 3 से 9 बना देंगे, फिर आगे क्या होगा 27 हो जाएंगे। तो क्या आप देखेंगे ये चेन रिएक्शन बन गई है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है भाई 56, बेरियम 144, क्रिप्टॉन है 36, 89, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। अच्छा ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो 92 यूरेनियम 236 है ना, ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, इस वजह से ये डिके हो जाता है, ये सूख जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। नाम से समझ में आ रहा होगा ना, फ्यूज होना, यानी जब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको हम फ्यूजन कहते हैं। सो व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई are fused to form a heavy nucleus, then the reaction so occurred is called nuclear fission. न्यूक्लियर फिशन, जैसे कि दो प्रोटॉन मिलके एक न्यूट्रॉन बनाते हैं और फिर न्यूट्रॉन मिलके हीलियम बनाते हैं। मैं इसकी रिएक्शन लिख देता हूँ। इसमें फ्यूजन है वहां फिशन, सॉरी फ्यूजन। इसकी इक्वेशन है देखिए जैसे 1h2 प्लस 1h2 इक्वल्स टू 1h3 प्लस 1h1 प्लस 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then 1h3 plus 1h2 equals to 2He4 plus 0n1 plus 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये भी क्या है फ्यूजन का एग्जाम्पल। फ्यूजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि ये रिएक्शन कहाँ होती है भाई, जनरली हाई टेम्परेचर पर होती है। सो this reaction takes place uh, in those places where temperature is very high। वेरी हाई का मतलब लगभग 10 की पावर 7 के रेंज। तो ऐसा कहां पाया जाता है, स्टार्स, सन। तो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा हो, तो फ्यूजन के लिए जो छोटे न्यूक्लियाई हैं उनका ही रोल होना जरूरी है। तो कौन कौन है अभी वो, हाइड्रोजन ही है।
देखिए अब न्यूक्लियर फ्यूजन में ही एक और एग्जांपल है सोलर एनर्जी। ठीक है, पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। 1h1 plus 1h1 equals to 1h2 plus electron positron plus neutrino plus 0.42 million electron volt. Equation 1. E positive plus E negative corresponds to gamma plus gamma plus 1.02 MeV. 1h2 plus 1h1 equals to 2He3 plus gamma plus 5.49 MeV. Then 2He3 plus 2He3 equals to 2He4 plus 1H1 plus 1H1 plus 12.86 MeV. Question number 4. तो इस तरह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट लास्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट थ्री इक्वेशंस occur twice to react to fourth reaction। यानी आपको क्या करना है, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन वन प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन टू प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर, ये सब सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 4 1h1 प्लस 2 electrons equals to 2He4 plus 2 neutrino plus 6 gamma plus 26.7 million electron volt। तो ये सारे नाम आपको पता हो, जैसे 1h1 क्या है भाई, प्रोटॉन। 1h2 क्या था, न्यूट्रॉन। ई पॉजिटिव, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। न्यू, न्यूट्रिनो। और ई नेगेटिव, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और गामा, इसको कहते हैं फोटॉन। ठीक है जी, बस। 2He3 हीलियम। तो ये रिएक्शन होने के लिए क्या होता है भाई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना, लगभग 10⁻⁷।
चेक कर लेना बच्चों की यही आएगा सॉल्व में। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 से, इसको 3 से, सॉरी इसको भी 2 से, और फिर तीनों को ऐड करना चौथे में। फिर जो इक्वल में होंगे वो कुछ टर्म्स कर दी जाएंगे। तो यहाँ सन का ईंधन क्या है? हाइड्रोजन, इस बात को लिख लीजिएगा। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, this reaction takes place in the core of sun. Core. This reaction takes place in the core of sun, and and hydrogen is used and hydrogen is used as the for solar energy. Fuel for fuel as solar energy. अच्छा, एक टाइम आएगा कि हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, है ना? इस बात को लिख लीजिएगा। है क्या लिखा है? After certain time, after a certain time, the hydrogen in the sun, after a certain time, the hydrogen in the sun, hydrogen in the sun completely used, will be completely used. As a result, as a result, the core of the sun cools down. As a result, the core of the sun cools down, and it will collapse under its own gravity. And it will collapse under its own gravity. The sun, the sun will then, the sun will then be known as, the sun will then be known as red giant. Red giant. रेड जाइंट। यानी कि उस समय सूर्य की भी मौत हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो साइंटिफिकली ये बात अब तक है कि लगभग 1.8 बिलियन ईयर्स हैं अभी इसके पास, जिसमें ये अपनी ग्रेविटी को लगातार रखेगी।
Hmm. Yes.